हेलो, वेलकम। मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँ या नहीं, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक ब्यूटीफुल सा रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा कैसल बना हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी हॉल का सीन जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सब लोग वहाँ बहुत खुश हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक हमें प्यारी सी ब्राइड जिसकी शादी होने वाली है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका कोई इंतज़ार कर रहा होता है, और फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। और फिर वो कहती है कि मुझे इससे शादी करना होगा। लिली बुश, ये उसका फैमिली नेम है, बुश। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर वो कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो शायद मैं मर जाऊँगी। इसके बाद वो हमें बताती है कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंची। तो वो हमें कहती है कि 15 साल पहले। तभी कोई कहता है उससे, आप बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी वहाँ आती है और वो उसको देखती है, और फिर वो हमें बताती है कि इसी कारण मैं इलोरा राज्य की एक शाही दासी की नज़र में आ गई और सबसे कम उम्र में शाही राजकुमारी की निजी नौकरानी बन गई। और फिर वो हमें बताती है कि ये सब इसलिए क्योंकि मैं राजकुमारी मेरियन एलिन लॉरा लुइरुस की तरह दिखती थी। मतलब वो राजकुमारी की तरह दिखती थी, इसलिए उसको अडॉप्ट कर लिया और महारानी की नौकरानी बना दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी की चिल्लाने की आवाज़, जो कि चिल्ला के कह रहा होता है लिली। और हमें दिखाया जाता है कि कोई भागते हुए कहता है कि हाँ। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हमें बताती है कि महारानी मुझे कैसे बुलाती थी। पहला, राजकुमारी मेरी अंती की आवाज़ में पुकारती है, मेरा स्केच पेपर गिर गया है, क्या तुम इसे मेरे लिए उठा सकती हो? और वो रोते हुए कहती है कि और फिर वो हमें बताती है कि दूसरा, राजकुमारी फिर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि जाओ, जाके मेरे लिए ये लेके आओ। फिर वो कहती है कि राजकुमारी मुझे ऐसे आदेश देती हैं, मुझे एक कुआं देखने की इच्छा है, तो मैं उसके लिए वहाँ पानी से भरा हुआ एक कुआं खोदती हूँ, और इसकी वजह से मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। और फिर वो हमें बताती है कि वो चिल्लाते हुए फिर कहती हैं, मेरी पसंदीदा कढ़ाई सुई गायब है, यदि शाम तक तुम ये नहीं मिला तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूँगी। और वो वहाँ बिल्कुल उदास हुई बैठी होती है, और फिर वो दाँत पीसते हुए चिल्लाती कहती है कि मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। और फिर वो कहती है कि अगर इसका वेतन इतना नहीं होता जितने मेरे माँ बाप कमाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा, तो मैं कब का इसको छोड़ चुकी होती। और फिर वो हमें बताती है कि हम एक गरीब किसान परिवार से हैं जिसे पालने के लिए 12 बच्चे हैं, मतलब उसके मम्मी पापा के 12 बच्चे हैं। और उसके पापा कह रहे होते हैं वहाँ, इस साल भी फसल ख़राब हुई है, अब हम क्या करें। उसकी माँ वहाँ कह रही होती है कि मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं एक गाय का बच्चा भी ख़रीद सकूँ दूध के लिए। और वहाँ उसके भाई बहन रो रहे होते हैं, और 2 भाई बहन कह रहे होते हैं कि बड़ी बहन मुझे भूख लग रही है। और हमारी लिली वहाँ उदास हुई और चिल्लाती हुई अपने मन में कह रही होती है कि मुझे ये करना होगा। और वहाँ उसके भाई बहनों की आवाज़ आ रही होती है, बड़ी बहन भूख लग रही है, प्लीज़। और फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि बस थोड़ी देर और, मैं थोड़ी देर और करूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई कहता है कि मैं 15 साल तक खुद को यही कहती आ रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि लिली अब बड़ी हो चुकी है और वो रो रही होती है और कहती है कि आखिरकार ये दिन आ ही गया, ये खुशी के आंसू हैं। और फिर वो कहती है स्माइल करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन, राजकुमारी की शादी हो रही है, मेरियन की शादी हो रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है, मैं कब से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब राजकुमारी शादी करेंगी और महल छोड़कर चली जाएंगी। और फिर वो कहती है कि क्योंकि मैं राजकुमारी की साधारण नौकरानी हूँ तो इसलिए मुझे उनके साथ नहीं जाना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं देखती है
और कुछ सोचती है और फिर वो हमें बताती है। आधे साल से पहले इलोरा राज्य और असरान राज्य के बीच युद्ध अंततः समाप्त हो गया। कई वर्ष का लंबा युद्ध मात्र 3 दिन बाद इलिनियोस की विजय के साथ समाप्त हो गया। इस युद्ध में इलिनियोस जीत गया, लेकिन युद्ध की हुई क्षति बहुत अधिक थी। आगे युद्ध न हो इसे रोकने के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा गया। और फिर वो कहती है कि महारानी का पिता वो अभी भी एक अच्छा राज्य है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी पीछे से महारानी चिल्लाती है और कहती है कि ये चाय इतनी गर्म क्यों है लिली, मुझे एक और लाओ। और लिली स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ हाँ। और फिर वो कहती है कि अब शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है, अब कुछ समय तक ही मुझे इसे झेलना होगा, बस थोड़ा सा और फिर मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी कोई चिल्लाता है, आखिर तुमने क्या किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी लिली वहाँ परेशान हुई बैठी हुई होती है और उस पर कोई चिल्ला रहा होता है, आप राजकुमारी की उचित सेवा करने में असफल रहे हैं। फिर वो हमें बताती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि दुल्हन समारोह से ठीक पहले भाग गई, शादी से पहले ही भाग गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये राजकुमारी के फादर होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं उसकी सबसे करीबी नौकरानी के रूप में, आप इतने समय से क्या कर रही थी? हम भाग्यशाली हैं कि समारोह में अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसके लिए आभारी रहो। और फिर वो कहता है कि राजकुमारी का पता लगाने के लिए शूरवीरों को तुरंत भेजो। तभी वहाँ कोई सैनिक चिल्लाते हुए आता है कि चांसलर, बड़ी समस्या है। जिस पे लिली कहती है कि क्या, अब क्या हो गया? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सैनिक बताता है कि आसरान के सारे सैनिक पहले ही आ चुके हैं। तो जिस पे राजकुमारी के फादर कहते हैं कि तो इसका मतलब है कि राजकुमार भी आ गए हैं। और वो सैनिक कहता है कि इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि वो जल्द से जल्द शादी करने की योजना बना रहे हैं, मतलब वो इतना टाइम नहीं लेंगे, वो जैसे आए हैं वैसे ही 1-2 दिन में शादी भी कर लेंगे। तो जिस पर वो कहता है क्या क्या कहा आपने? और फिर वो हमारी लिली को घूर के देखता है, जैसे हमारी लिली उसका निशाना है। और फिर लिली कहती है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। और तभी राजकुमारी का फादर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने उस चेहरे की वजह से राजकुमारी की निजी नौकरानी बनी थी, है ना? और ये सुन के तो हमारी लिली की रूह कांप जाती है। तो वो कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है, अभी तो तुम्हें उसके बदले खड़ा होना होगा, मतलब उसके बदले तुम्हें जाना होगा। और ये सुन के हमारी लिली तो घबरा जाती है और वो सर झुकाते हुए कहती है कि कृपया कृपया माफ़ कर दें, प्लीज़ प्लीज़, मेरी गलती के लिए माफ़ कर दें। तो वो गुस्से में कहता है, राजकुमारी का फादर चुप रहो, अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ये सब शुरू से ही तुम्हारा दोष है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि यदि आप उसके साथ रहते तो ये कभी नहीं होता, आप समझते हैं कि ये विवाह कितना महत्वपूर्ण है ना? और फिर वो कहता है कि यदि ये सफल हुआ तो हम सभी को फांसी दे दी जाएगी, अगर ये विवाह असफल हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। और फिर वो कहता है कि बताता हुए, आपने सुना है ना आसरान के लोग कितने निर्दयी हैं, वो मारने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचते। और फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि बस आज के लिए राजकुमारी होने का नाटक करो प्लीज़। और फिर वो कहता है कि समारोह समाप्त होने के बाद 2 सप्ताह तक उत्सव मनाया जाएगा, उस दौरान मैं असली राजकुमारी को ढूंढकर उसे वापस लाने का प्रयास करूँगा। और ये सुन के तो हमारी लिली काँप रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेडिंग हॉल का सीन। तो लिली हमें बताती है कि ये सब हुआ था। और फिर वो कहती है क्या ये मेरा आखिरी दिन है? और फिर वो आगे बढ़ रही होती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो राजकुमारी के फादर का याद कर रही होती है, मैं निश्चित रूप से राजकुमारी को ढूंढ लूँगा और उसे वापस तुम्हारी जगह खड़ा कर दूँगा। और हमारी लिली सोच रही होती है, जब तक मैं पूरे समय घूंघट डाले रहूँगी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ। और वो हाथ पकड़ती है और कहती है कि वह कुछ भी नोटिस नहीं करेगा जब तक मैंने ये घूंघट डाला हुआ है।
और फिर वो कहती है कि ठीक है, कृपया राजकुमार जब तक कि अनजान बनने की कोशिश करें कि आप मुझे नहीं जानते, ये मेरे लिए अच्छा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि फादरी कहते हैं कि क्या आप दूल्हा और दुल्हन जीवन भर साथ रहने की परमेश्वर के उज्जवल नाम के सामने शपथ लेते हैं, जिस पे दोनों कहते हैं कि हाँ। फिर फादरी कहते हैं कि अब अपनी प्रतिज्ञा के रूप में प्रमाण दें और अपने जो भी आपका गिफ्ट है वो एक दूसरे को दें और वेडिंग को पूरा करने के लिए किस करें। तो इसको सुन के तो हमारी लिली पूरी शॉक्ड हो जाती है और फिर कहती है कि क्या हम दोनों को एक दूसरे को वेडिंग किस करना होगा। और फिर वो घबराने लगती है और कहती है कि रुको, मैं ये जानती थी पहले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लश करने लगती है और हमें हमारी मेन लीड की ब्यूटीफुल सी आईज़ दिखाई जाती हैं और फिर हमें उसका ब्यूटीफुल सा फेस दिखाया जाता है। ये है राजकुमार गाइस। आगे स्टोरी इतनी अच्छी है ना, आप यकीन नहीं करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट ज़रूर करना आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। वेलकम ऑल, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। और सॉरी गाइस, मेरे को कोल्ड हो रखा है, अगर आवाज़ थोड़ी अजीब लगे तो माफ़ करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिली की शादी हो रही होती है और वो कुछ सोचती है। फिर हमें दिखाया जाता है लिली सोच रही होती है कि शादी के एक हफ़्ते पहले राजकुमारी उससे कह रही होती है कि मेरी जगह में दुल्हन बन जाओ लिली, जिस पे लिली स्माइल करते हुए कहती है कि घबराते हुए, क्या ये एक और बचकाना गुस्सा है राजकुमारी, आखिर आपका क्या मतलब है। जिस पे राजकुमारी कहती है कि मैं इस विवाह को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पे लिली कहती है कि मैंने उसकी बात गलत सुनी होगी, वैसे भी शादी तो बस एक हफ़्ता दूर ही है। और फिर हमारी लिली बताती है कि मैंने उस टाइम पे गलत नहीं सुना था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी रोते हुए एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उस दक्षिणी जंगली आदमी से शादी कर लूं? मैं तो चट्टान से कूदकर मर जाना पसंद करूंगी। जिस पे हमारी लिली गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है कि फिर मर जाओ। जिस पे राजकुमारी रोते हुए कहती है कि लेकिन इस तरह मरना अनुचित है, क्या आपको नहीं लगता। जिस पे लिली कुछ नहीं कहती। फिर राजकुमारी हंसते हुए कहती है कि इसलिए मैंने जानने का फ़ैसला किया है। और फिर वो लिली से कहती हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी जगह राजकुमार असरान से शादी करनी होगी। और फिर राजकुमारी कहती हैं कि तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिस पे हमारी लिली गुस्सा करते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। और फिर लिली उनको टी देते हुए कहती है कि राजकुमारी एक बेतुकी योजना है। और फिर लिली कहती है कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ, कोई ना कोई तो अवश्य ध्यान देगा। जिस पे राजकुमारी उसको समझाते हुए कहती हैं कि वैसे भी असरान के लोगों ने सिर्फ मेरा चित्र देखा है, मुझसे मुलाकात नहीं की है। और फिर वो हमारी लिली की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं कि मुझे ये स्वीकार करने से नफ़रत है, लेकिन आप मुझसे काफ़ी मिलते जुलते दिखते हैं। जिस पे लिली अपनी आंखें नीचे करते हुए कहती है कि ये सच है कि मैं राजकुमारी जैसी दिखती हूँ। फिर राजकुमारी कहती है कि लेकिन हम चाहें कितने भी एक जैसे दिखे, तुम कभी मेरी तरह नहीं हो सकती। और फिर वो उसको चढ़ाते हुए कहती है कि मूर्ख लिली। उसके बाद हमारी लिली को तो गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने मन में टेबल को इधर उधर फेंक रही होती है और कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तुम चाहते हो कि मैं तुम बन जाऊँ, और ऊपर से मुझे मूर्ख भी कह रही हो। पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बाहर से कहती है, और यदि आप चले भी जाएं तो आपके साथ कौन ही जाएगा, किसको लेके जाओगे आप। और लिली कहती है कि राजकुमारी की सेवा कौन करेगा, क्या आपने सोचा है कि आप कहाँ रहेंगे बिना नौकरानी के। जिस पे राजकुमारी स्माइल करते हुए कहती हैं कि ये कोई चिंता की बात नहीं है, बिलार्ड मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गया।
जिस पे लिली तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाती है और कहती है कि क्या ब्लाड बिकान, शादी वाले मंडल का रईस का दूसरा बेटा। और फिर वो कहती है कि आप गंभीर नहीं हो सकते राजकुमारी, क्योंकि वो सिर्फ आपके दहेज के पीछे है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि आप कह रहे हैं कि आप उस पर भरोसा करेंगे और उस पर निर्भर रहेंगे। और यहाँ राजकुमारी तो लबी डबी हो रही होती है और कहती है कि बिलाट ने कहा है कि वह मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। हम बहुत दूर यात्रा करेंगे और एक गुप्त शादी करेंगे और फिर हम दोनों एक सुखी गुप्त जीवन जिएंगे। और हमारी लिली ने तो अपना माथा पकड़ लिया हुआ है। और फिर लिली कहती है कि मेरी राय में ये गलत है, और क्या होगा यदि मैं राजकुमारी की जगह ना लूँ, मैं आपकी जगह शादी ना करूँ तो। जिस पे राजकुमारी कहती है कि क्या, ये क्रोधित करने वाला है। वो कहती है राजकुमारी मुझे गुस्सा तो आ रहा है, पर वो कहती है मन में कि ठीक है, मुझे इसको मनाना तो पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वो उससे प्यार से कहती है कि मैं आपसे इस तरह विनती कर रही हूँ, प्लीज़ मैं अपने आपसे विनती कर रही हूँ, ठीक है, मैं सच में ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ लिली मेरी जगह शादी कर लो। जिस पे लिली की तो रूह निकल गई होती है और वो कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी कहती है कि हाँ, निश्चित रूप से यदि झूठ उजागर हो गया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है। और वो स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे यकीन है तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम इस परेशानी से निकल जाओगी लिली। और लिली वहाँ गुस्सा कर रही होती है और लिली कहती है कि क्या मुझे जाके इसके फादर को बता देना चाहिए कि इसकी क्या योजना है। और फिर वो रोते हुए कहती है कि मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं बता दूं और मुझे ये लगा था कि ये मजाक कर रही है, पर ऐसा नहीं है, वो सच में भाग गई और उसने मुझे आखिरकार बलि का बकरा बना ही दिया। और वो वहाँ बैठ के रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेल लीड को, फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली उसको देख रही होती है और ब्लश करने लगती है। और फिर वो उसको देखती है और एकदम से चौंकती है और अपना फेस को टर्न करती है और कहती है कि तुम क्या सोच रही थी लिली, उसकी आंखों में इस तरह देखना, तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हें पहचान लेगा, क्या तुम पकड़ी जाना चाहती हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि तभी उसके ख्यालों को कोई तोड़ते हुए कहता है कि लो रिंग, आप दूल्हे के हाथ में रिंग पहना दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी लिली उस रिंग को उठाती है और उसके बाद हमारे मेल लीड को पहना देती है और हमारा मेल लीड उसको देख रहा होता है। और फिर उसके बाद वो हमारी लिली को रिंग पहना देता है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी लिली रिंग को देख रही होती है और हमारा मेल लीड, जिसका नाम आसरान है, आप भूलिएगा मत, आसरान सोच रहा होता है कि ये कितनी कमज़ोर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे वजन के तले दब जाएगी। और फिर वो कहता है कि अब ठीक है, मैं तुम्हें किस करूँगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि रुको, और फिर वो उसकी नेक को टच करता है, उसको अपने करीब करते हुए किस कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रोमांटिक सा मूवमेंट, हवाएं चल रही होती हैं, बहुत प्यारा लग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारी लिली ब्लश कर रही होती है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि फादरी कहते हैं कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि असलान के चौथे राजकुमार और एल कमीरा के स्वामी सीज़र अहीम एस्ला का मिलन और मेरियल एलिन लौरा रू इलोर की तीसरी राजकुमारी, गाइस कितना अजीब नाम है यार, दोनों राष्ट्रों के गवाहियों के समक्ष पूरी निष्ठा से विवाह संपन्न हुआ। और हमारी लिली के तो हाथ काँप रहे होते हैं और वो कहती है कि मैं इलोरा नहीं हूँ, मैं लिली हूँ। और काफ़ी में बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी लिली जाके एक सोफ़े पे बैठ जाती है
और ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। और फिर वो कहती है कि तुमने कर दिखाया लिली, शाबाश। और फिर वो कहती है कि काश राजकुमारी उस टाइम पे आ जाती, उस टाइम पे मेरी जगह खड़ी हुई होती। तभी किसी की आवाज़ आती है कि क्या तुमने क्या कहा। और लिली उनके तरफ देखती है। तभी एक व्यक्ति कह रहा होता है, आप तुरंत जा रहे हैं, आखिर आप क्या बात कर रहे हैं। फिर कोई कहता है कि हमें एलोर के शिविर में 2 सप्ताह तक रुकना था ना, है ना, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप इतने टाइम तक नहीं रुकेंगे। जिस पे लिली चौंक जाती है और कहती है कि क्या। वो जो व्यक्ति है वो कह रहा होता है कि उन्होंने कहा है कि हमें जल्दी से निकलना होगा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। उन्होंने कहा है कि हम एक क्षण भी देरी नहीं कर सकते। और जिस पे लिली चौंक जाती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। और वो कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि 1 सप्ताह तक उत्सव चलेगा और इस बीच वो राजकुमारी को ढूंढ लेंगे और मेरे बदले राजकुमारी को रख देंगे। यदि आप सब कुछ रद्द करके तुरंत चले जाएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये सब कुछ चले जाएंगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। और हमारी लिली सोच रही होती है। तभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसमें एक संदेश भी था जिसमें दुल्हन से अपनी प्रस्तावना की तैयारी शीघ्र करने का आग्रह किया गया था, पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि पर पार्टी का क्या होगा जो कि काफ़ी टाइम तक चलने वाली थी। जिस पे दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और जिस पे वो व्यक्ति कहता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। फिर वो शांत हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये राजकुमारी का फादर है। और हमारी लिली तो बिल्कुल उदास हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसमें जान ही नहीं है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लिली के पास आता है और कहता है कि चलो खुश हो जाओ, नई दुल्हन का चेहरा कितना उदास है। और फिर वो हमारी लिली से कहता है कि कोई विकल्प नहीं है, आपको पहले मेरे साथ आना होगा, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, मैं बाकी का किसी तरह पता लगा लूँगा। उसका कहने का मतलब है कि अभी तुम्हें जाना पड़ेगा उनके साथ, फिर बाद में मैं देख लूँगा मैं राजकुमारी को कैसे लाऊँगा। और फिर वो कहता है कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अगर ऐसा अवसर ना होता तो एक आम घर की जन्मी नौकरानी कभी किसी राजकुमारी के यहाँ नहीं जाती, तो इसलिए तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि तुम एक मेड होकर राजकुमारी बनने जा रही हो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम एक राजकुमारी की तरह सिंहासन पे बैठोगी। और जिस पे हमारी लिली फेस टर्न करते हुए मन में सोचती है कि आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये मैं खुद चाहती थी, मुझे खुद राजकुमारी की जगह नहीं लेना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है कि रुको। और फिर वो कहता है कि उफ, तुम कितनी घटिया इंसान हो, राजकुमारी की रक्षा ना कर पाने के कारण मुझे तुम्हें मौत की सज़ा देनी चाहिए थी, फिर भी मैं तुम्हें राजकुमारी की जगह लेने दे रहा हूँ। और फिर वो उसको घूरते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा चेहरा राजकुमारी से मिलता जुलता है। तुम कितनी बेकार लड़की हो जो एहसान तक नहीं मान रही। और फिर वो कहता है कि इससे पहले आप राजकुमारी, और फिर हमारी लिली मन में सोच रही होती है तुम इतनी बातें कर रहे हो और तुम राजकुमारी को मेरी जगह बदल क्यों नहीं देते। और फिर वो कहती है कि अगर मेरे जाने के बाद तुमने राजकुमारी मेरियन मिल जाए और तुम उसके बाद उससे मेरी जगह पे भेज दोगे तो मेरा क्या होगा। और फिर वो कहती है कि मेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा ना इसमें। और हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक व्यक्ति कुछ कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी मेरियन का क्या होगा। ये सब उसके राजकुमारी के फादर से कह रही होती है वो लिली हमारी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिली सोच रही होती है कि ये कितना भयानक विचार है, अगर मैं दोनों तरफ से सोचूं तो इसमें मैं ही बलि का बकरा बनने वाली हूँ। राजकुमारी आ भी जाए तब भी मुझे निकाल दिया जाएगा, और अगर वो ना भी आए तब भी मुझे ये डर डर के जीना पड़ेगा कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ। और वो व्यक्ति तो उसको घूर रहा होता है और वो कहता है कि तुम मेरी सोच से कहीं अधिक समझदार लड़की हो। खैर, मुझे यकीन है तुम सब कुछ संभाल लोगी। और तभी दिखाया जाता है कि एक कील जो कि
उड़ रही होती है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं और राजकुमारी का फादर कहता है कि तुम जाओ जाके स्थिति को समझो, और वो कहता है कि अपने चतुर दिमाग का अच्छा उपयोग करें, इस बारे में सावधानी से सोचें कि आपको कैसे काम करना है कि आप किसी को मालूम ना पड़े कि आप राजकुमारी नहीं हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो कील निकली हुई होती है ना, वो तंबू वहाँ गिर जाता है। और ये सुन के हमारी लिली घबरा जाती है और मन में सोच रही होती है कि क्या इसका मतलब मुझे जाना होगा और मुझे सब कुछ करना होगा। कितना बुरा है ये। गाइस, आज का एपिसोड में यही एंड करती हूँ। आगे बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। और सॉरी, मेरे को इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, आवाज़ अजीब लग रही हो तो ठीक है। और अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी आपके लिए कुछ भी। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। वेलकम ऑल, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। इसी सपोर्ट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिली को राजकुमारी के फादर बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अपने चतुर दिमाग का उपयोग करें और सावधानी से सोचें आपको वहाँ कैसे रहना है। और फिर वो कहते हैं कि ये सोचो कि तुम मर चुकी हो, और जिस पे लिली शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैंने सब में ये कह दिया है कि जो भागी है वो राजकुमारी नहीं, वो राजकुमारी की दासी थी जो कि दहेज लेके भागी है। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि वैसे भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम एक शाही राजकुमार से शादी कर रही हो जो कि हर किसी को नहीं मिलता है, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर वो स्मेल करते हुए कहते हैं कि वैसे भी कौन सोचेगा कि इतना बड़ा राजा उसकी राजकुमारी भाग गई है, बल्कि सब यही सोचेंगे कि उसकी तो कहीं और शादी कर दी गई है, ये तुम जानती हो ना। और जिसको सुन के लिली शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो कहता है कि वैसे भी मैंने सब में ये कह दिया है कि जहाँ भी वो दासी दिखे उसको मार दिया जाए, तो तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब ये है। जिस पे लिली कहती है कि उसके कहने का मतलब ये है कि मुझे उसकी बात मानना पड़ेगा, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ तो मैं मारी जाऊँगी, और अगर मैं पकड़ी भी जाऊँगी तो भी मैं मारी जाऊँगी। और फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि जानकारी के अनुसार आपका परिवार इलिनोस में रह गया है ना। जिस पे लिली गुस्सा करती है। और फिर वो कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे तो बेहतर होगा कि आप इसके अनुसार कार्य करें। और लिली गुस्से से अपने शॉल को नीचे फेंक देती है और वहाँ से निकल जाती है। और निकलते हुए वो काफ़ी उदास लग रही होती है और मौसम काफ़ी अच्छा होता है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि लोग बाग वहाँ काम कर रहे होते हैं और लिली कहती है कि क्या ये सब सच है, क्या वे सचमुच राजकुमारी मरियम को मारने जा रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी बेटी है। और फिर वो कहती है कि उन्होंने शुरू से मुझे चारे के रूप में यूज़ किया है, मुझे लाई भी इसलिए थे क्योंकि मैं राजकुमारी की तरह दिखती हूँ, और अब भी सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही उनकी एक कठपुतली हूँ। और फिर वो गुस्से से अपने गाउन को पकड़ते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ जानते हुए भी वो जो पावरफुल लोग हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि लेकिन क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर वो कहती है कि पहला ऑप्शन, मैं उनके पास वापस जाऊँ और कहूँ कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, या दूसरा ऑप्शन कि मैं राजकुमार के सामने सच कबूल करूँ और हम दोनों मरियम को ढूंढने जाएं। और फिर वो उन दोनों को इमेजिन करती है कि पहला राजकुमारी के फादर से कहना और वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और दूसरा राजकुमार का, वो राजकुमार के बारे में सोचती है कि आसरान का राजकुमार कभी उस राजकुमारी को माफ़ नहीं करेगा जो कि उससे शादी करने के बजाय किसी और के साथ भाग गई थी। और फिर वो कहती है कि इसके बदले दोनों तरफ से मुझे मार दिया जाएगा, मुझे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि उस मामले में, और फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भाग जाने का ख़्याल सोचना होगा। और फिर वो वहाँ रेत के बीचों बीच खड़ी हुई होती है और कहती है कि क्या ये मैं कर पाऊँगी। और वहाँ हवाएं चल रही होती हैं। फिर वो मायूसी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और फिर वो निराश होते हुए कहती है कि कोई मेरी मदद करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई पीछे से आता है और कहता है कि प्रिंसेस। और फिर वो कहता है कि लिली कोई जवाब नहीं देती। फिर वो कहता है प्रिंसेस,
लिली एकदम से चौंकती है और कहती है कि हाँ, अरे मैं भूल ही गई थी, मैं ही प्रिंसेस हूँ। और फिर वो टर्न होती है तो हमें कोई व्यक्ति दिखाया जाता है। लिली के फेस पे धूप पड़ रही होती है और वो कहती है कि कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये अहीम है, जो कहता है कि क्या मैं आपको अपनी वाइफ बुला सकता हूँ प्रिंसेस। जिस पे लिली थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि हाँ, आप मुझे जो चाहें बुला सकते हैं। उसके बाद अहीम कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी आवाज़ काँप रही है। और फिर वो उससे फ़िक्र करते हुए कहता है कि आपका चेहरा पीला पड़ गया है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। जिस पे लिली सोचने लगती है, जैसा लोग कहते हैं कि दक्षिणी राजकुमार बहुत दुष्ट है, बहुत बुरा है, पर मुझे ऐसा तो नहीं लगता। और फिर वो कहती है कि यदि मरियम को पता होता कि राजकुमार ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी जाती। और फिर अहीम कहता है कि कृपया ज़्यादा चिंता ना करें, मैं जानता हूँ कि हम आपको जल्दी लेके आ गए हैं, पर मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। जिसको सुन के लिली कहती है कि मैं सचमुच ठीक हूँ। और फिर वो कहती है मुझे क्या बुलाना चाहिए इनको। और फिर वो कहती है कि योर हाइनेस, जिसे सुन के अहीम को अच्छा नहीं लगता। और फिर वो थोड़ा ऑकवर्डली कहता है कि क्या आप मुझे अपने नाम से बुला सकते हैं, मेरे नाम से बुला सकते हैं आप, क्योंकि मुझे ये बहुत अजीब लगा। और जिस पे लिली कहती है कि किसी इतने महान व्यक्ति को उसके नाम से बुलाना ठीक रहेगा। और फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं सीज़र अहीम हूँ। और फिर लिली कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं। जिस पे अहीम कहता है कि हम दोनों की शादी हो गई है, अगर आपको नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं, और वैसे भी मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा ही ना, तो आप भी मुझे बुला सकते हैं। और फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे आगे से आप मेरे नाम से बुलाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं आप सभी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमारे अचानक चले जाने के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं भी सव्य आपके साथ चलना चाहता था, हालांकि यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो कृपया मुझे अभी बता दीजिए। जिस पे लिली कुछ सोचने लगती है और वो कहती है कि ये कितना अच्छा है। अगर इसको ये मालूम होता कि जिससे ये बात कर रहा है, जिसको अपनी पत्नी मान रहा है, वो इसकी असली पत्नी नहीं है बल्कि नकली है। और फिर उसके बाद सोचती है कि क्या उसको ये मालूम होते हुए ये भी वो इसी खूबसूरत मुस्कान से मुझे देखता, या फिर वो मुझे धोखा देने के लिए मारने की कोशिश करता। और फिर वो कहती है कि इस टाइम पे मरियम क्या करती। फिर वो उससे कहती है कि नहीं, मैं सचमुच ठीक हूँ, हाँ काफ़ी जल्दी हो गया था, इसकी वजह से मैं थोड़ी थक गई हूँ। जिस पे अहीम स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप बीमार नहीं हैं, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि हमारे पहुँचने के बाद आप अच्छे से आराम कर सकें। और फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है कि हमारी सारी तैयारी तो हो गई है, बस आपके लिए एक घोड़ा लाना बाकी है। और फिर वो अपना लवादा उतारते हुए कहता है कि रेगिस्तान में इतनी अधिक त्वचा को उजागर करना खतरनाक है, विशेषकर आपके लिए जो कि रेगिस्तान की धूप की आदी नहीं है। और फिर वो अपना लवादा लिली को पहना देता है। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर लिली कहती है कि इसे गीवी कहा जाता है, लवादा। और फिर वो स्मेल करते हुए कहती है कि इसमें कस्तूरी की हल्की सी खुशबू आ रही है। और अहीम उसके करीब होते हुए कहते हैं कि यह महिलाओं के लिए नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन सूरज की रोशनी को रोकने के लिए ये ठीक होना चाहिए। जब हम अपने क्षेत्र में वापस लौटेंगे तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे कपड़े ख़रीदने होंगे मुझे। और ये सुन के लिली ब्लश करने लगती है। और फिर वो उसके नज़दीक आते हुए कहती हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपके चेहरे और कंधों पर हल्के हल्के से धब्बे हो जाएंगे। और लिली कहती है कि ये बहुत करीब है। और वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि खैर जैसा भी हो तो आप मेरे ही, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिली के तो दिमाग में तोते उड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आया होता है। जब उसको समझ में आता है तो वो ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि क्या, उसने कहा कि मेरे चेहरे पे धब्बे आ जाएंगे। और फिर वो कहती है ब्लश करते हुए कि क्या वो मुझे इतनी बारीकी से घूर रहा था।
और फिर वो अपनी शक की निगाहों से कहती है कि वह बाहर से दयालु लग सकता है, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। और वो उसको इविल वे में इमेजिन कर रही होती है। और अहीम कहते हैं, वैसे भी आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं नहीं चाहता कि इस रेगिस्तान की धूप में आपको कोई नुकसान हो, और नुकसान होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपके पास और क्योंकि आप मेरी हो। और फिर लिली कहती है कि उसकी वो प्यारी आँखें, और फिर वो कहती है कि लेकिन, और फिर वो कुछ इमेजिन करती है उस टाइम पे, वह नज़र जब शादी के टाइम पे उसने मुझे देखा था, मैं ये देख के घबरा गई थी। और फिर वो कहती है कि लेकिन, वो ये सोच रही होती है, उसकी सोच को तोड़ते हुए अहीम कहता है कि आप उस पेंटिंग जैसे नहीं लगते हैं जो मेरे पास आई थी। और लिली की तो हालत टाइट हो जाती है, वो घबरा जाती है, और वो हाथ रखते हुए कहता है कि क्या आप ठीक हो? और लिली खांसते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? और फिर वो स्माइल करते हुए उसको टीज़ करते हुए कहता है कि हाँ, इसका मतलब ये है जो पोर्ट्रेट बनाने वाला है वो आपकी सुंदरता को कैद नहीं कर पाया है ना, आप उससे कहीं ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। और फिर वो कहता है कि मैं तो आपका मूल्यांकन करने का साहस भी नहीं कर सकता, मैं अपने बातों के ज़रिए नहीं बता सकता कि आप कितनी खूबसूरत हैं। और लिली उसको ऐसे देखते हुए कहती है कि ये आदमी, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। और वहाँ अहीम तो इस्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे माफ़ कर दो, आपको टीज़ करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और लिली वहाँ लाल पीली होते हुए कह रही होती है कि ये इतनी अच्छे से इतनी प्यारी बातें कैसे कर सकता है। तभी कोई आता है और कहता है कि योर हाइनेस ज़रा सुने। और फिर जिस पे लिली तो वहाँ खड़ी हुई शर्मा रही होती है, और अहीम कहते हैं कि हाँ, क्या बात है? और लिली कहती है कि कुछ घंटे पहले तक वह बिल्कुल अजनबी था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको पता नहीं कब से जानती हूँ। और फिर वो कहती है कि हम फैमिली बन चुके हैं, मेरी शादी हो चुकी है, हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, पर मुझे अभी तक के नहीं मालूम कि उसके इरादे क्या हैं। और फिर वो कहती है कि क्या मैं शक कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हूँ। और अहीम तो उसको देख के स्माइल कर रहे होते हैं, और जैसी लिली देखती है कि अहीम की तरफ, और वो ब्लश करने लगती है। गाय जब भी लिली कुछ उल्टा सीधा सोचती है तो अहीम उसको ऐसे देखते हैं कि वो सब कुछ भूल जाती है और ब्लश करने लगती है। हाउ क्यूट। और अहीम कहते हैं कि मुझे जाना होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। लिली कहती है कि हाँ ठीक है। फिर एक कैसल दिखाया जाता है, और लिली बताती है उस टाइम पहले जब लिली कपड़े डाल रही होती है तो कुछ लेडीज़ बात कर रही होती हैं, कह रही हैं कि अरसान पुरुषों के पास हरम नाम का एक चीज़ होता है। जिस पे कोई कहती है कि हरम ये क्या है? तो एक लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि ये एक ऐसा घर की तरह है जहाँ एक आदमी अपनी काफ़ी सारी पत्नियों के साथ रहता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च पद का है, धनवान है, तो उसको अधिकार है कि वो 1 2 3 पत्नियां रख सकता है, और वहाँ पर पत्नियां रखने को स्टाइल भी माना जाता है। और फिर वो लेडी कहती है कि वे उन पत्नियों को एक घर में इकट्ठा करते हैं। और रेड हेयर वाली लेडी कहती है कि अरे बाप रे। और फिर वो कहती है कि और वो ये भी कहते हैं कि वो हर रात अपनी पत्नियों को चेंज करते हैं, और वो तो घबराने लगती हैं। और लिली वहाँ जा रही होती है, और फिर लिली उस चीज़ को सोचते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो राजकुमार सीज़र का भी संभवतः एक हरम होगा। और फिर वो कहती हैं कि शायद उनकी भी काफ़ी पत्नियां होंगी जो कि उनके आसपास होंगी। फिर वो चौंकते हुए कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, शायद ये अच्छे के लिए है। और फिर वो कहती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर शायद वो मुझ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और फिर वो कहती है कि अगर वो मुझ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो शायद ही मेरे पास मौका होगा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। फिर वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ, अगर मैं बीमारी से मरने का नाटक करूँगी और अपनी जगह पे किसी ऐसी लाश को रख दूँगी जिसका पहचानना मुश्किल होगा। और वो कहती है कि बिल्कुल ऐसी ही आशा करती हूँ ताकि मैं इससे भाग सकूँ। और फिर वो कहती है लेकिन
इधर भागने की सोच भी रही होती है और फिर फ़िक्र करते हुए कहती है कि उन्होंने कहा था कि वो तुरंत वापस आ जाएंगे, मुझे और कब तक इंतज़ार करना होगा। फिर वो ऊपर देखते हुए कहती है कि काफ़ी समय बीत चुका है लेकिन वो अभी तक के नहीं आए हैं और ना उन्होंने कोई संकेत दिया है। और फिर वो इधर उधर देखने लगती है और फिर वो सोचती है कि ठीक है, जब तक कि मैं इधर उधर घूम लेती हूँ। और फिर वो इधर उधर घूमने लगती है और वहाँ काफ़ी शोर हो रहा होता है। और फिर वो कहती है कि हर कोई व्यस्त लग रहा है, इसलिए कोई भी मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, कोई ये सोच भी नहीं रहा है कि एक अकेली प्रिंसेस घूम रही है। और फिर वो अजीब सा मुँह बनाते हुए गुस्से से कहती है कि इतनी ख़राब कंडीशन है यहाँ की, इसी वजह से मरियम इतनी आसानी से भाग गई। और वहाँ वो गुस्से से लाल पीली हो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है एक व्यक्ति और हॉर्स। और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और वो व्यक्ति कहता है लिली, और लिली कहती है कि जेफरी। और फिर लिली शॉक्ड हो जाती है। वो व्यक्ति कहता है ये लिली है ना, तुम लिली हो। और लिली घबराते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद थी वो मुझे पहचान लेगा। फिर वो उसके पास जाती है और वो व्यक्ति उसको देख रहा होता है और लिली उदास होते हुए कहती है कि मैं उसको नहीं दिखा सकती कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि वो जेफरी है। और फिर वो हमें बताती है कि वो जेफरी को कैसे जानती है। वो कहती है कि जेफरी एक बच्चा था जिससे मेरी मुलाकात महल में प्रवेश करने के बाद हुई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ बैठा हुआ होता है, वो वहाँ कुछ काम कर रहा होता है, वो धूल में पूरा लिपटा हुआ होता है। और लिली उसके पास आती है और कहती है कि ओ जेफरी। और फिर वो कहती है कि मेरा छोटा भाई तुम्हारी उम्र का है। और फिर वो उसके पास जाती है और कहती है जेफरी जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे उसके साथ रह के बहुत अच्छा लगता था। और फिर वो कहती है कि लेकिन जैसे समय बीतता गया, 3 साल पहले असरान के साथ युद्ध छिड़ने के बाद। और जेफरी कह रहा होता है कि लिली मुझसे शादी कर लो। और लिली कहती है कि मुझे अचानक जेफरी से विवाह का प्रस्ताव मिला। और जेफरी वहाँ ब्लश कर रहा होता है और लिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर लिली कहती है कि केवल विवाहित लोग ही युद्ध के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं, मतलब जो विवाह करते हैं वही युद्ध में जा सकते हैं, मतलब कमांडर वगैरह बन सकते हैं। तो क्या तुम भी यही करना चाहते हो? जिस पे जेफरी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर लिली कहती है कि फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जिस पे जेफरी कहता है कि लिली मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पे लिली कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर लिली हमें बताती है कि उसके बाद जेफरी और मैं दूर हो गए। और फिर लिली की आँख में आंसू आते हैं और वो कहती है कि पर जेफरी कुछ नहीं कहता, उदास होते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करे प्रिंसेस। और फिर लिली शॉक्ड होते हुए कहती है कि हाँ, शायद वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है मेरी पोशाक के कारण। और फिर लिली सोचते हुए कहती है कि वे उन कुछ लोगों में से एक होगा जो मेरे गायब हो जाने के बाद सचमुच दुखी हुआ होगा। और फिर वो कुछ सोचने लगती है और फिर वो खुफिया दिमाग चलाते हुए कहती है कि शायद आपसे यहाँ मिलना स्वर्ग से भेजा गया अवसर है। तो गाइस, अब आगे ये देखना है क्या ये जेफरी के साथ भाग जाएगी, और अगर ये जाती है तो हमारा जो राजकुमार है वो क्या करते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। वेलकम ऑल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजकुमारी के फादर बात कर रहे होते हैं लिली से। उसके बाद दिखाया जाता है कि अहीम आ चुके हैं और वो देखते हैं तो उन्हें लिली वहाँ पर नहीं दिखती है और फिर वो शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर सीन लिली और जेफरी की तरफ जाता है। लिली कह रही होती है कि मेरे लिए घोड़ा तैयार करें और वो भी साइड सीट वाला, और जिस पे जेफरी कहता है कि हाँ। फिर लिली बताती है कि मुझे मरियम की तरह घोड़ा सवार करना नहीं आता, घोड़ा चलाना नहीं आता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शांत हो जाते हैं और फिर लिली उससे धीरे से कहती है कि मैं हूँ जेफरी, जिसे सुन के जेफरी शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो आसपास देखने लगते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। और फिर जिस पे जेफरी कहता है कि लिली तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जिस पे लिली कहती है कि राजकुमारी मरियम बिलार्ड बुकान के साथ भाग गई। जिस पे जेफरी कहता है कि क्या,
और फिर जैफरी कहता है कि क्या इसलिए आज सुबह तलाशी का आदेश दिया गया था और उन्होंने राजकुमारी की जगह पे आपको भेज दिया। और फिर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि ये कितने बेकार लोग हैं, कैसी योजना बनाई हुई है इन लोगों ने। जिस पे लिली कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने खोजकर्ता को सूचित कर दिया है कि भागी हुई है उसको भेजो, और उन्होंने ये भी कहा है कि उसकी जगह पे मैं भागी हूँ और मैं उन्हें जहाँ भी मिलूँ वो मुझे मार दें। और जिससे सुन के जेफरी को गुस्सा आता है। और फिर लिली कहती है कि जो भी हो कृपया राजकुमारी को बचाएं। और फिर वो कहती है कि और जब आप वापस जाएं तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे परिवार की देखभाल करें, चाहे वो अच्छे हों या नहीं, पर आप उनकी देख रेख करें। और फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अपनी बात कह रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को सुनें। और फिर वो कहती है कि मेरे माता पिता, जब आप जाएं तो मेरे माता पिता को ये बताना कि मैं आसरान में बीमार पड़ गई और मर गई। जिसे सुन के जेफरी को इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो जो घोड़े की बेल्ट बांध रहा होता है उसको टाइट कर देता है। वो घोड़ा रोने लगता है वहाँ, उसकी दर्द से आवाज़ निकलने लगती है और ये सुन के लिली शॉक्ड हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि घोड़ा वहाँ रो रहा होता है और कह रहा होता है कहाँ फंस गया मैं इन लोगों के बीच में। और आसपास के लोग कह रहे होते हैं क्या अभी उसने चिल्लाया, इन दोनों ने क्या किया, उसको उसको मारा क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेफरी कहता है कि लिली मैं तुम्हें दोबारा से प्रपोज़ करूँगा। जिस पे लिली कहती है कि क्या। फिर जेफरी कहता है कि मरने की बात कभी मत करना, मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। और फिर वो कहता है कि जब तक कि मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ तब तक कि अच्छे से जियो। तभी कोई आता है और कहता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं अहीम है। और फिर वो घोड़े से उतरते हैं और लिली घबरा जाती है और कहती है कि हाँ ये यहाँ कैसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अहीम उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और लिली घबरा रही होती है। और फिर वो आते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मेरे आने तक वहाँ इंतज़ार करो। जिस पे लिली कहती है कि हाँ। और फिर अहीम कहते हैं कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। जिस पे लिली कहती है कि हाँ ठीक है। और फिर वो जेफरी को देखते हैं और फिर गुस्से में उसको घूरते हुए कहते हैं कि और आप कौन हैं। जिस पे जेफरी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं जेफरी रेडन हूँ जो इलिनोइस के शाही महल का एक जूनियर नाइट हूँ। जिस पे अहीम कहते हैं कि आपने राजकुमारी के बैठने के लिए तैयार कर दिया और मैंने सुना था कि घोड़ा काफ़ी उछल रहा था। और लिली के वहाँ चुपचाप खड़ी हुई होती है। फिर वो उसको आँख दिखाते हुए घूर के कहते हैं कि आप कैसे नाइट हैं जिसे घोड़े के बैठने के लिए अच्छे से तैयार करना तक नहीं आता। जिस पे जेफरी उसको झुक के कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने बैठने वाली सीट को ज़्यादा ज़ोर से कस दिया, मुझे माफ़ करें। जिस पे अहीम कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद दूसरा घोड़ा तैयार करूँगा। जिस पे जेफरी गुस्सा करता है, दांत पीसता है पर कुछ कह नहीं पाता। और फिर अहीम कहते हैं कि ठीक है, जो तुम घोड़ा लेके आए हो जाओ उसे वापस ले जाओ। और जिस पे जेफरी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेफरी वहाँ से जाने लगता है। और लिली कहती है कि मुझे दुख हो रहा है उसको ऐसे देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ इन सब की वजह जो ये सब कर रही है। और जेफरी जाते हुए उसको देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अहीम और जेफरी एक तरफ और अहीम और लिली एक तरफ, वो जेफरी वहाँ जैसे दूर हो रहा हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली कुछ सोचने लगती है। तभी एकदम से अहीम कहते हैं कि क्या आप साइड पे बैठ के सवारी करेंगे घोड़े के। जिस पे लिली चौंक जाती है। और फिर वो कहती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मेरे कपड़ों के वजह से। जिस पे अहीम कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, लेकिन अगर आप घोड़े के साइड में बैठ के सवार होंगे तो इससे आपको लग सकती है, आप गिर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मतलब मेरे साथ बैठ जाना, मैं आपको पकड़ लूँगा। जिस पे लिली ब्लश करने लगती है और शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऐसी ठीक हूँ। और जिसको सुन के अहीम थोड़ा उदास हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है अगर आप कहते हैं तो।
फिर वो सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी के लिए दूसरा घोड़ा तैयार करें। और वो सैनिक कहता है कि हाँ। और फिर वो दोनों अकबट होते हैं। और फिर लिली तो घबरा रही होती है कि कुछ और ना पूछ ले। और अहीम कहते हैं कि मैं क्या पूछूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पूछते हैं कि क्या वे पहले आपका शूरवीर था, आप बहुत करीब लग रहे थे। जिस पे लिली कहती है कि नहीं तो। हाँ। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही होती है। फिर इतने में अहीम कह देते हैं लिली। और जिस पे लिली की तो रूह ही निकल जाती है। वो कहती है कि हाँ। और फिर अहीम कहते हैं कि क्या उसने आपको इस नाम से नहीं बुलाया था। फिर लिली कहती है कि क्या उसने मेरे को मेरे नाम से बुलाया, क्या मैं पकड़ी गई हूँ। और फिर अहीम कहते हैं कि मैंने उसे ये कहते हुए सुना। जिस पे लिली कहती है कि इसके कान कितने तेज़ हैं। और जिस पे लिली कहती है कि वो मेरा खुद का नाम नहीं है। और फिर वो बताती है कि ये एक उपनाम था जो बचपन में इस्तेमाल किया जाता था। मुझे लगता है कि इसलिए वो मुझे इस नाम से बुलाता है। और फिर लिली कहती है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जिस पे अहीम कहते हैं कि जिस राजकुमारी की वे सेवा करता है उसे इतने अनौपचारिक ढंग से बुलाने का साहस करना, क्या ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप और वो बहुत करीब हैं। और फिर अहीम कहते हैं कि मैंने सुना है कि आसाम में कोई शूरवीर नहीं है, इसलिए मुझे इलिनोस के शूरवीरों की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि मैंने ये सुना है कि इलिनोस के शूरवीर वास्तव में उन महिलाओं की पूजा करते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। तो फिर उसने आपको इस नाम से क्यों बुलाया। और फिर वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका प्रेमी था। जिस पर लिली कहती है ना, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो कहती है कि कहाँ फंस गई मैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अहीम उदास होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसने आपको आपके नाम से बुलाया और आपने उसको अनुमति दे दी और आपने उसको इतना आसानी से स्वीकार कर लिया। और फिर वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि बचपन का नाम। जिस पे लिली कह रही होती है कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये। और फिर अहीम स्माइल करते हुए कहती हैं कि क्या आप मुझे अनुमति दे सकते हैं कि मैं भी आपको आपके बचपन के नाम से बुला सकूं। जिस पे लिली कहती है कि क्या। और फिर वो फिंगर करते हुए अपनी तरफ कहती है वो मुझे लिली नाम से बुलाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातें कोई छुप के सुन रहा होता है और वो और कोई नहीं राजकुमारी का फादर है। और वो बहुत इविल वे में गुस्से से इन दोनों को देख रहा होता है। और फिर अहीम कहते हैं कि हाँ, आपने सही सुना। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि कृपया क्या आप मुझे आपके नाम से बुलाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। और फिर जिस पे लिली तो चकराने लगती है और कहती है कि मैं हाँ भी नहीं कर सकती, मैं ना भी नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अहीम कहते हैं कि तो क्या आप जवाब नहीं दे रहे, आप नहीं चाहते मैं आपको नाम से बुलाऊं। और फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माँ महीम, आप मुझे जिस नाम से बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं। और फिर वो उसको करीब आते हुए कहते हैं कि लगता है हमें कुछ ज़रूरी बात करनी होगी लिली। और लिली सुन के ब्लश करने लगती है। और फिर लिली कहती है कि ठीक है, मैं राजकुमारी की जगह ले रही हूँ, मैं एक राजकुमारी नहीं, एक नकली हूँ, पर कम से कम नाम तो मेरा असली है। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और मतलब लिली के राज्य से उन्होंने वहाँ से निकल गए होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि लिली भी कुछ सोच रही होती है और फिर वो कहती है कि अब मेरा क्या होगा। और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा होता। और फिर वो कहती है कि ये मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है जाना, कि मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। और फिर वो कुछ नोटिस करती है और फिर वो कहती है कि वह बहुत कुशल सवार है। मैं घोड़े के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वह उन्हें कितनी आसानी से संभाल लेता है। और सोचना, वह तो मेरे घोड़े की लगाम भी खुद ही थामे हुए है। फिर वो देखती है कि वो कुछ कंपास वगैरह दिख रहे होते हैं
और फिर वो कहती है कि लगता है वो काफ़ी बिज़ी लग रहा है। और फिर अहीम कहते हैं कि रेगिस्तान में हवाएं लगातार रास्ता बदलती रहती हैं, इसलिए मार्गदर्शन करना आवश्यक है। तो इसलिए आप सिर्फ मेरी बात का ध्यान रखें कि मैं मेरे साथ रहें। और जिस पे लिली बताते हुए कहती है कि किंवदंती के अनुसार सुनहरी आंखों वाले लोग रेगिस्तान के छिपे हुए रास्ते भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद अहीम कहते हैं कि मैं किंवदंतियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे दिशा का अच्छा ज्ञान है। बस मेरे नेतृत्व का पालन करते रहें। जिस पे लिली कहती है कि हाँ योर हाइनेस। और फिर वो कहती है कि वे अवश्य ही शाही महल में पला बड़ा होगा, फिर भी वे काफ़ी अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों का आदी है। और फिर वो कहती है कि उसकी तुलना में मेरी तारीफ़ और उसकी तारीफ़ करने की बात आती है तो उसका तो मुंह ही बंद हो जाता है कि मेरी तो कोई तारीफ़ है ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ छू ही नहीं हूँ। और अहीम कहते हैं कि हम लगभग आज के गंतव्य पर हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक पहुँच चुके हैं। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन कल से मैं एक पालकी तैयार करूँगा ताकि आप अधिक आराम से सवारी कर सकें। और लिली कह रही ब्लैक एंड वाइट हो जाती है और कहती है क्या कल फिर से हमें इतनी दूर यात्रा करनी होगी। जिस पे अहीम कहते हैं कि दुर्भाग्य हाँ, मेरे डोमेन तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी यात्रा है। लिली कहती है अच्छा ऐसा है। और फिर अहीम कहते हैं कि मैं बच निकल नहीं फिर लिली कहती है कि मैं बच निकलने के लिए मौका ढूंढती रहूँगी इन रास्तों में। और फिर वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जितना अधिक आगे बढ़ती जा रही हूँ उतना ही अधिक मुझे पीछे जाने में मुश्किल हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ रेगिस्तान, बहुत शांति होती है, दूर दूर तक कोई नहीं होता है, वहाँ शब भी पड़े हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी दूर चल के वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं जहाँ पर तंबू लगा होता है। और फिर वो अहीम बताते हुए कहते हैं कि अब यहाँ से हमारे आस्थान का रास्ता स्टार्ट होता है। और फिर वो लिली को उतारते हैं और कहते हैं कि रेगिस्तान में कोई गांव नहीं है, ये कठिन होगा, लेकिन कृपया इसे तब तक सहन करें जब तक हम कैमरा तक नहीं पहुंच जाते। फिर वो लिली को हाथ पकड़ के उतारते हैं और लिली का पैर स्लिप होता है और वो अहीम के ऊपर गिर जाती है और अहीम उसको बचा लेते हैं और लिली ब्लश करने लगती है। फिर अहीम कहते हैं कि ठीक है, हम जहाँ पर रुकेंगे वो यहाँ पर है, चलो इस और। फिर वो उसको लेके जाते हैं और लिली उसको देखते हुए कहती है कि वाओ बहुत अच्छा है। और फिर वो वहाँ बैठ जाती है और कहती है कि इसके बारे में सोचा जाए तो। और फिर वो अहीम से कहती है कि मुझे आपकी नौकरानी नहीं दिख रही, हम इतनी। और जिस पे अहीम कहते हैं कि हम इतनी जल्दी में निकले थे कि मैं नौकरानी साथ लाना भूल गया। और फिर वो कहते हैं कि ये भी मेरा पहला मौका है कि जब मैं घर पर अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा। और वो स्माइल करते हुए ब्लश कर रहे होते हैं और जिसे सुन के लिली शॉक्ड हो जाती है और अहीम उसको ऐसे देख रहे होते हैं। और फिर लिली कहती है कि मरियम ने तो। और फिर वो कहती है कि मुझे मरियम की तरह अभिनय करना होगा। और फिर वो कहती है अहीम से आप अपनी दुल्हन को ऐसे कैसे लेने आ सकते हैं जब आपके साथ एक भी नौकरानी या आपके साथ एक महिला भी नहीं है, क्या आपके लिए यह असुविधाजनक नहीं है। जिस पे अहीम कुछ सोचते हैं और फिर वो झुकते हुए कहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं सोच नहीं रहा था कि आप बहुत थक गए हैं, यदि आप मौका दें तो क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। जिस पे लिली कहती है कि क्या। और फिर लिली कहती है कि नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। जिस पे अहीम कहते हैं कि आप वैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। फिर वो कहता है कि चलिए ठीक है, मैं आपके लिए पानी का और खाने का इंतज़ाम करता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि आपको कुछ और चाहिए। जिस पे लिली कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे नहाना चाहिए, क्या ये संभव है यहाँ पर। जिस पे अहीम कुछ सोचते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने नहाने का सामान तैयार करवा दिया होता है। और फिर लिली कहती है कि इसके बारे में सोचा जाए तो उनके कहने पर ही सब कुछ चीज़ें ला दी गई हैं। और अहीम कहते हैं कि कृपया नहा लें, मैं आपके पास ही खड़ा रहूँगा।
इस पे लिली कहती है क्या? उसने कहा मैं आपके पास खड़ा रहूँगा और आपको देखूँगा। फिर वो कहती है कि ठीक है, जो भी हो मैं नहीं सोचूंगी, फाइनली मैं नहाने जा रही हूँ और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। फिर वो कहती है कि चलिए ठीक है, नहाते हैं जाके। फिर वो ठंडी हवा भरती है और अपने रोब को उतारने लगती है और फिर वो उसको देखती है और याद करती है कि ये वही है जो अहीम ने उसको पहनाया था। वो कहती है कि उस टाइम पे वो कितने प्यार से देख रहा था। और फिर वो उस रोब को स्मेल करती है और वो चीज़ें याद करके को सोचने लगती है और ब्लश करने लगती है और कहती है कि ये खुशबू। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहाँ बैठ जाती है और अहीम वहाँ पर खड़े हुए होते हैं दूसरी तरफ। और लिली नहा लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है कि ठीक है, जो भी है सोचती रहूँगी। फाइनली इस रेगिस्तान में मैं नहा पाई, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर वो कहती है कि यहाँ तक कि तंबू भी आलीशान लगता है। और फिर वो बताती है कि आसरान समुद्र से घिरा हुआ है। क्या रे, ये राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर फल फूल रहा है। लगता है समुद्र से जो भी खजाना मिला है इसी की वजह से यहाँ पर इतना आलीशान चीज़ें हैं। और फिर वो कहती है कि ऐसी विदेशी संस्कृति। और फिर वो कुछ सोचने लगती है और उदास हो जाती है कि ये भयानक है, क्या होगा यदि मेरी असली पहचान उजागर हो जाए? आगे क्या होगा? अगर मुझे खोज लिया गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? और फिर वो कहती है कि और मैरियन शूरवीरों द्वारा पकड़ ली गई, क्या मैं सचमुच अपने शेष जीवन राजकुमारी की जगह पे जीऊँगी? उन्होंने कहा कि हम भी जहाज़ से यात्रा करेंगे। क्या होगा अगर महल में प्रवेश करने के बाद मेरा बच निकलना और कठिन हो जाए? और ये सब सोच के वो उदास हो रही होती है और अहीम वहाँ खड़े होते हैं, उन्हें कुछ महसूस होता है। फिर वो आवाज़ देते हैं लिली, और लिली वहाँ रो रही होती है। फिर वो पर्दा हटाते हैं और कुछ देख के शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वो क्या चीज़ देख के शॉक्ड हुए हैं। क्या लिली की पहचान उजागर हो जाएगी? और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।